हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप की। देखिए, आज है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 6। क्लास 1 से लेकर के 5 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। जो भी न्यू ऑडियंस पहली बार देख रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वरना जब भीड़ हो जाएगी ना, तो फिर आप जुड़ नहीं पाइएगा, फिर बौखिएगा इधर उधर, फिर पैसा खर्च कीजिएगा। और आपके पास यदि पैसा है तब तो फिर आपके लिए ये ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए नहीं है। पैसा नहीं है, चाहते हैं कि तैयारी हो जाए एक बिना पैसा खर्च किए फ्री में, तो अभी है मौका, मत गवाइए। रात में 8:30 पे हम टेस्ट लेते हैं, प्लस ओरल भी हम आते हैं, बीच बीच में हम ओरल भी आते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा टेस्ट लेने का तरीका क्या है ये जान लीजिए। हमारे पास कोई लाइव क्लास नहीं है, ना ही कोई पेड कोर्स है। हमारे पास तरीका क्या होता है, 12 बजे से पहले हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हैं रिकॉर्ड करके, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। और शाम में 4 बजे से पहले टेक्निकल क्वेश्चन हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। कभी कभी 12 बजे से पहले नहीं मिल पाता, कभी कभी इमरजेंसी में लेट हो जाता है, या 4 बजे से पहले टेक्निकल क्वेश्चन नहीं मिल पाता, 5 बजे मिल पाते। तो आप वीडियो में यदि जुड़े हुए हैं, यूट्यूब में जुड़े हुए हैं और बेल आइकन दबा दिए हैं, तो जब भी आपको मिलेगा वीडियो डालेंगे तब भी आपको मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो 12 बजे से पहले हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चन देते हैं और 4 बजे से पहले टेक्निकल क्वेश्चन देते हैं। दोनों मिला करके शाम में 8:30 पे हम टेस्ट लेते हैं टेलीग्राम में। और वहाँ पे सभी बच्चे लगभग बेस्ट दे रहे हैं, 100 में 100 नंबर ला रहे हैं, इतना सुंदर बेस्ट दे रहे हैं। और सुन लीजिए, खासियत क्या है, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, सच है लेकिन सब बताएंगे। आप देखेंगे पैसा दे के भी, खर्च करके भी कोई टीचर आपके पीछे नहीं लगे रहेंगे तैयारी कराने के लिए। एक बात आप ध्यान रखिएगा। और हम आपके पीछे बिना पैसा खर्च किए आपके पीछे लगे हुए हैं। आप जिस दिन तैयारी नहीं किए हैं, जिस दिन टेस्ट नहीं देते हैं, हम आपके पीछे लगे हुए रहते हैं। कभी कभी ओरल टेस्ट लेते हैं, डिमोटिवेट आपको नहीं होने देते हैं। इसलिए इतनी मेहनत के लिए जब भी आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में एक बेस्ट दे करके जरूर जाइए, क्योंकि हम आपको मोटिवेट करते तो हमें भी मोटिवेट की ज़रूरत होता है। इसलिए मेरे सिस्टर, आपसे निवेदन पूर्वक है कि वीडियो जब भी अच्छा लगे तो कमेंट में अपना बेस्ट दे करके जरूर जाइए। ठीक है, बाकी सभी लोगों के लिए जगने का मौका है, जल्दी से जग जाइए, नहीं जगिएगा फिर मेरे पास जगह भर जाएगा, तो फिर आपको हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन क्लिनिक किस प्रकार की सेवाएं प्रदान प्रदान की जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ, परिवार नियोजन क्लिनिक में किस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। सबसे पहले हम समझना है कि परिवार नियोजन क्या है। ठीक है, शॉर्ट शब्दों में यदि समझा जाए तो इसे हम कह देंगे, इसका अर्थ हुआ व्यक्ति या दंपति द्वारा केवल अपने मनचाहे बच्चे पैदा करने की योजना बनाना। ठीक है, जब वह उन्हें चाहते हैं, और यह जिम्मेदारी जो है पैतृत्व होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि परिवार नियोजन का मतलब है दंपति अपने मनचाहे बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि लॉन्ग में जाइएगा समझने के लिए, इसे लॉन्ग में भी आपको समझा देते हैं। शॉर्टकट में तो आप समझ गए परिवार नियोजन, थोड़ा सा लंबा बात में समझ लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग में देखिए। इस परिवार नियोजन का तात्पर्य होता है ये एक ऐसी योजना बनाना है, ध्यान दीजिएगा, ये योजना बनाना है अपने फैमिली में, ठीक है, दंपति, जिसमें परिवार की आय, ध्यान दीजिएगा, जिसमें परिवार की आय, ठीक है, माता का स्वास्थ्य, बच्चे का समुचित पालन पोषण हो सके, ध्यान रखा जा सके। यहाँ पे देखिए परिवार की आय, कहने का मतलब हुआ आपकी फैमिली की आय कितना है, उस हिसाब से हम बच्चे पैदा, ऐसा नहीं कि 4 बच्चे 5 बच्चे हम पैदा कर लिए और फैमिली की आय यानी गार्जियन पिताजी का आय उतना है ही नहीं है। हमारी मान लीजिए पिताजी की आय 10,000 है और 10,000 में 10 बच्चे पैदा कर देंगे, तो क्या लगता है किसी को सही से खान पान मिल पाएगा? पता चलेगा खाने में ही पैसा चला गया, कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं, मूर्ख रह गया। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं, हमें इस परिवार नियोजन में एक योजना बनाना है कि हमारी किस तरह से आय है, ठीक है, उस हिसाब से हमें बच्चे को भी पैदा करना, प्लस माता की स्वास्थ्य की भी देखभाल। यानी कहने का मतलब है तुरंत अभी बच्चा हुआ फिर लगले तुरंत बच्चा नहीं लेना है, कम से कम एक बार बच्चा यदि लाइए, इंडिया के रूल अकॉर्डिंग एक बार बच्चा यदि आया पहला बच्चा, तो कम से कम दूसरा 3 साल का अंतराल होना चाहिए, यानी 3 साल के बाद दूसरा बच्चा लाइए। प्लस उतना बच्चा लाइए जिसे अच्छा ढंग से पोषण दे सकें, उसे लिखा सकें, और सबसे बेस्ट होता है हम दो हमारे दो, हम दो हैं और हमारे दो हैं। तो यही होता है परिवार
नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब होता है ऐसी योजना बनाइए ताकि आप पहले देख लीजिए कि आपकी आय क्या है, उस हिसाब से बच्चे पैदा, 4 बच्चे पैदे, 5 बच्चे कर देंगे। अब आप भी जाइएगा मार्केट से 1 किलो जलेबी लाने के लिए, पता चले एक एक जलेबी नहीं किसी को पूरा, जा आज भी मिठाई नहीं खा पाए, नहीं खा पाइएगा। और 2 बच्चे रहेंगे, हम 2 हमारे 2, टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब माँ भी स्वस्थ रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, और 2 बच्चे यदि रहेंगे तो बच्चे भी उस तरह से पालन पोषण उसका हो जाएगा, खान पान और उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यानी परिवार नियोजन यानी एक योजना तरीके से बच्चे को जो है जन्म देना है, ताकि आय, उसका माँ की स्वास्थ्य और बच्चे की सही ढंग से पोषण, पढ़ाई लिखाई हो सके। और सबसे बेस्ट है हम 2 हमारे 2, ठीक है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये पहला ही, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि विश्व का पहला देश है भारत जिसने सरकारी स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत लागू किया था, यानी कार्यक्रम किया था। परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश है जो सरकारी स्तर पर, यानी परिवार नियोजन जो लागू करने वाला है, विश्व का पहला देश है वो भारत है, सरकारी स्तर पे। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और भारत में परिवार नियोजन कब लागू हुआ? 1952। 2-3 क्वेश्चन आपको समझा दिए। अब चलते हैं टू द पॉइंट पे। कहता है परिवार नियोजन क्लिनिक में किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है? तो गर्भ निरोधक साधन बिल्कुल है, गर्भ निरोधक साधन जरूर देना चाहिए, क्योंकि अभी तुरंत बताएं कि पहला बच्चा के बाद दूसरा बच्चा कम से कम 3 साल के बाद आना चाहिए। तो अब मान लिया जाए कि गर्भ निरोधक नहीं रहेगा तो सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा तो फिर बच्चा ठहरने का चांस हो जाएगा। तो गर्भ निरोधक का उपयोग करके जो है क्या हो जाएंगे, बच्चे के अंतराल को मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा बात कहता है कि बच्चे के मध्य अंतराल, आपको बोले बच्चे के मध्य कम से कम इंडिया के अकॉर्डिंग कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, पहला बच्चे के बाद दूसरा बच्चे में 3 साल। अनचाहे गर्भ से मुक्ति, अब देखिए अनचाहे गर्भ से मुक्ति मतलब देखिए गर्भ निरोधक गोलियां रहेंगे, गर्भ निरोधक या कॉन्डोम रहेंगे, अलग अलग चीज़ रहेंगे, तो अनचाहे गर्भ से क्या रहेंगे, मुक्त रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। तो वही कहता है परिवार नियोजन क्लिनिक पे क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए, हर तरह की सेवाएं होना चाहिए। देखिए क्लिनिक पे जो है परिवार नियोजन संबंधित सभी तरह के सुविधाएं रहते हैं, ध्यान रखिएगा। गर्भ निरोधक साधन भी रहेंगे, बच्चे के मध्य अंतराल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, अनचाहे गर्भ से मुक्ति के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी परिवार नियोजन क्लिनिक पर किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है? गर्भ निरोधक साधन, बच्चे के मध्य अंतराल के बारे में भी आपको जानकारी देगा, अनचाहे गर्भ से मुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है स्नायु रोग क्लिनिक में किस प्रकार के रोगी को परामर्श दिया जाता है? स्नायु रोग क्लिनिक मतलब समझते हैं क्या होता है? हम आपको समझा देते हैं। मतलब न्यूरोलॉजी स्नायु मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, स्नायु क्लिनिक मतलब हुआ न्यूरोलॉजी, ठीक है। या फिर इसे कह सकते हैं तंत्रिका विज्ञान, ठीक है, तंत्रिका विज्ञान। तो न्यूरोलॉजी में क्या होता है, नस के बारे में टोटल अध्ययन करते हैं, यानी तंत्रिका, खास करके न्यूरोलॉजी में तंत्रिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, खास करके नर्वस सिस्टम से संबंधित जो बीमारी है, यानी मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला, मस्तिष्क में ही तंत्रिका तंत्र पाया था, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला जितना, जैसे अल्जाइमर हुआ, मिर्गी हुआ, माइग्रेन हुआ, स्ट्रोक हुआ, ये सभी बीमारी का इलाज किया जाता है। यानी वो बीमारी जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है उसका जो इलाज किया जाता है, यानी परामर्श भी दिया जाता है, तो वो न्यूरोलॉजी के पास दिया जाता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट कौन होता है? स्नायु रोग यानी न्यूरोलॉजी, ठीक है। न्यूरोलॉजी, स्नायु को कहते हैं इंग्लिश में न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? तंत्रिका संबंधी प्रॉब्लम का मतलब समझे, मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी हुआ, जैसे कि अल्जाइमर हुआ, मिर्गी हुआ, तो किसके पास जाते हैं? न्यूरोलॉजी के पास जाते हैं, ठीक है। तो वही कहता है स्नायु यानी न्यूरोलॉजी, स्नायु रोग क्लिनिक में किस प्रकार के रोगी को परामर्श दिए जाते हैं, यानी न्यूरोलॉजी में किस प्रकार के? तो देखिए हृदय घात में जो यानी हार्ट अटैक में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। कर्क मतलब होता है कैंसर में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। पक्षघात जिसे कि लकवा कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं, ये जो पक्षघात या लकवा होता है ये तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है स्नायु रोग क्लिनिक यानी न्यूरोलॉजी में किस प्रकार के रोगी को परामर्श दिए जाएंगे? लकवा से ग्रसित हो, ठीक है, जिसे पक्षघात कहते हैं, या पैरालिसिस से ग्रसित, वही तीनों एक ही नाम है, पक्षघात, लकवा या पैरालिसिस। पक्षघात का मतलब जैसे ये मनुष्य शरीर है,
देखिएगा कि एक तरफ का, जैसे इधर हाथ है, एक तरफ का पूरे लकवा मार देता है, इधर का हाथ है काम नहीं करेगा, एक तरफ का काम करेगा। देखिए दोनों, कभी कभी दोनों तरफ का खत्म कर देता है, लेकिन सामान्यतः एक ही तरफ का मारता है, एक तरफ का लकवा मारता है। शुरुआती फर्स्ट लकवा रहता है तो उसमें ठीक हो जाता है, दूसरे में भी लगभग, तीसरे बार हुआ तो लेकर साफे कर देगा, आपको ऊपरे पहुंचा देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो लकवा यानी पक्षघात मतलब एक कोई पक्ष को क्या करता है, सीधे घात कर देता है। जैसे हम पिक्चर लेते हैं, देखिए यही है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये है तंत्रिका तंत्र जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, जब कभी भी पक्षघात यानी लकवा आपको मारेगा तो एक तरह का अलंग, यानी ये अलंग मतलब एक तरह का हाथ गोर्जन आपका साफ कर देगा, वो काम ही करना बंद हो जाता है, डायरेक्ट काम ही नहीं करेगा, झूलते रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, और एक तरफ जो है चलते रहता है। ठीक है, तो अधिकतर यही चांस देखा था एक तरफ। कभी कभी मुंह में भी देखिएगा, मुंह में मारा तो मुंह टेढ़ा रह जाता है, कभी कभी आंख में भी मारता है, आंख टेढ़ा रह जाता है, फिर उसको इलाज करना पड़ता है। यानी जिस पे मारेगा वो एकदम कोई काम नहीं करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पक्षघात यानी लकवा, जिसे पैरालिसिस कहते हैं, ये बीमारी जो है होता है तो किसको प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र कहाँ पाए जाते हैं, मस्तिष्क में, यानी मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा रोग में, पैरालिसिस जिसे कहते हैं पक्षघात, या लकवा। लकवा रोग मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो आप सोचिए न्यूरोलॉजी के पास कौन सा रोग का इलाज होता है, तो न्यूरोलॉजी के पास, जिसे तंत्रिका विज्ञान कहते हैं, यानी तंत्रिका संबंधी यदि कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसका इलाज किया जाएगा किसके पास, न्यूरोलॉजी के पास, यानी स्नायु रोग के। स्नायु रोग यहाँ बोला गया, स्नायु रोग का मतलब वही हुआ तंत्रिका संबंधी विकार। ठीक है, तंत्रिका संबंधी प्रॉब्लम हुआ है तो आपको जो है न्यूरोलॉजी के पास जाना पड़ेगा। न्यूरोलॉजी कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, न्यूरोलॉजी कहिए या स्नायु कहिए या फिर इसे तंत्रिका विज्ञान कहिए या तंत्रिका से संबंधित कहिए, तीनों एक ही नाम होता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, स्नायु रोग यानी न्यूरोलॉजी। क्लिनिक में किस प्रकार के रोगी को परामर्श देते हैं, वैसा रोगी जिसका मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित किया, तो ऑटोमेटिक है पक्षघात या लकवा जो जिसे पैरालिसिस कहते हैं, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लकवा वाले पेशेंट को जो है दिया जाएगा। ठीक है, आगे कहता है क्लिनिक में नर्स का कार्य क्या होता है। देखिए क्लिनिक में एक चीज़ और आपको बताते हैं, कभी पढ़ाते पढ़ाते वीडियो में थोड़ा लंबा चला जाता है। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो मेरा ऑडियंस है वो एकदम सेटिस्फाइड हो जाए किसी भी क्वेश्चन से, ताकि देखिए किसी भी क्वेश्चन को यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी और समझ गए हैं तो ये कन्फर्म रखिए वो लॉन्ग टाइम तक आप नहीं भूलिएगा। और सीधा रीडिंग मारे हैं, आपको आज भी हम कह देते हैं वैसे टीचर के पास कभी मत पढ़िए जो केवल किताब उल्टा रहा है और रीडिंग मारते जा रहा है। वो समझिए आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जब देखिए पढ़ाने का मतलब होता है अगला व्यक्ति समझ जाना चाहिए, केवल रीडिंग मारना है तो वहाँ पैसा फंसा के क्या कीजिएगा, अपने पास पढ़िए, कोई फायदा नहीं उससे सब टीचर के पास। क्योंकि देखिए जो बच्चे सही से समझ करके पढ़ रहे हैं और आप रीडिंग मार रहे हैं केवल, तो ऑटोमेटिक है कि समझ कर पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा नंबर लाएगा, अब आप रीडिंग मारते रहिएगा। इसलिए रीडिंग मारने वाला टीचर के पास मत पढ़िए, रीडिंग मारना तो खुद ही पढ़ लीजिए, पैसा मत लगाइए। ठीक है, ये बात आपको हम कह देते हैं, और हमारा उद्देश्य रहता है बच्चा आगे समझ जाना चाहिए। क्लिनिक में नर्स का कार्य क्या होता है, देखिए क्लिनिक में नर्स में क्या कार्य होता है, रोगी का पंजीकरण। जैसे आप रोगी कोई रोगी है, जैसे आप ही रोगी हो गए क्लिनिक में, तो क्लिनिक में यदि नर्स है तो क्या करता है, पहले आपका नाम लिखेगा, एज लिखेगा। तो वो जो नाम एज लिख रहा है वो क्या कर रहा है, आपको पंजीकरण कर रहा है, मतलब लिख कर रजिस्टर में चढ़ा रहा है वो। ठीक है, तो रोगी का पंजीकरण करना ये तो करता ही। चिकित्सक के आदेश का अनुसरण करना, देखिए जो चिकित्सक आदेश करेंगे, जो डॉक्टर आदेश देंगे, नर्स उसको बात मानना है। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा देना यानी लोगों को एजुकेटेड भी करना है। कोई बीमारी है जो उसका इलाज किए हैं, उससे संबंधी कोई प्रॉब्लम ना हो तो रोगी को बताना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा भी देना है, रोगों को पंजीकरण करना, चिकित्सा संबंधी आदेश का अनुसरण करना है, चिकित्सा का आदेश का, यानी उपयुक्त क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लिनिक में नर्स कार्य क्या करता है, रोगों का पंजीकरण, चिकित्सा के आदेश को अनुसरण करना होता है, स्वास्थ्य शिक्षा देना होता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है निम्न में से कौन सा क्लिनिक स्वामित्व के आधार पर होता है। देखिए स्वामित्व के आधार पर दो तरह के क्लिनिक होते हैं, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। ठीक है, सरकारी और एक गैर सरकारी। गैर सरकारी मतलब होता है निजी क्लिनिक। तो यहाँ साफ शब्दों में कहा है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब मालिक, खुद अकेले मालिक हो। ठीक है, तो देखिए इसमें से श्वसन रोग क्लिनिक, मनोरोग क्लिनिक, दस्त रोग क्लिनिक, यहाँ सीधा देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा है निजी क्लिनिक। और निजी क्लिनिक में पता होगा कि निजी व्यक्ति उसका स्वामित्व होता है। तो यहाँ कहता है कौन सा क्लिनिक स्वामित्व के आधार पर होता है, तो निजी क्लिनिक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे
आगे कहता है रेफरल प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के रोगी को रेफरल नहीं किया जाता है। देखिए, रेफरल प्रणाली के अंतर्गत में किस प्रकार के रोगी को रेफरल नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहला है मस्तिष्क घात, माना हेड इंजरी। यदि हेड इंजरी में चोट घाट लगा है तो क्या लगता है उसे रेफर करने लायक होगा तो उसे रेफर नहीं कीजिएगा, उसे तो रेफर कीजिएगा। कहीं कहीं उसे ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं, लेकिन मस्तिष्क घात का मतलब होता है हेड इंजरी। माथा में चोट लग गया है, ज़्यादा चोट लग गया तो उसे आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। पक्षघात मतलब लकवा, उसे रेफर करना पड़ेगा। तीव्र दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द है, बेचैनी, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो इलाज तत्काल आपके पास नहीं तो उसे रेफर करना पड़ेगा। संधाती रोग मतलब होता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग मान लीजिए कि किसी को खास करके अभी मौसम है सर्दी खांसी का, वायरल डिजीज देखे होंगे, इससे भी सर्दी खांसी वायरल डिजीज बैक्टीरियल डिजीज होता है जो संक्रामक रोग होता है। तो ये सब नॉर्मल यदि संक्रामक रोग होता है तो उसे जो है रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। यानी संधाती रोग यानी संक्रामक रोग जो होता है उससे तुरंत रेफर करने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन रेफर प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के रेफरी को रेफर करने की जरूरत नहीं होता है, तो संधाती रोग यानी संक्रामक रोग जो होता है उसे जो है रेफर करने की जरूरत नहीं होता है। बाकी मस्तिष्क घात यानी माथा में चोट घाट लगा, इंजरी या हेड इंजरी हुआ तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। पक्षघात यानी लकवा हुआ, यदि नहीं संभल रहा तो उसे क्या करना पड़ेगा, रेफर। तीव्र दर्द, इतना दर्द हो रहा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसे क्या करना पड़ेगा, रेफर। संधाती रोग यानी वायरल डिजीज है या फिर संक्रामक रोग जो होता है वायरल डिजीज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब जो नॉर्मल बीमारी होता है, जैसे कि अभी के सर्दी खांसी नॉर्मल बीमारी होता है मौसम में, उस तरह के लिए क्या कीजिएगा, रेफर कीजिएगा, नहीं है ना। तो संक्रामक रोग जो होता है उसमें जो है रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने सवाल है, रेफरल प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, आखिर रेफरल प्रणाली की आवश्यकता क्यों होते हैं। ऑप्शन ए में है रोगी की जीवन की रक्षा, बिल्कुल सही। यदि रोगी अब वैसे कंडीशन में है, यदि जो आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसे रेफरल नहीं कीजिएगा। आगे आगे जो चिकित्सक है जो उससे बेस्ट है, जो उसे इलाज कर सकता है, वहाँ पे रेफर कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, रोगी का जीवन की रक्षा हो जाएंगे। देखिए, अब वैसी बीमारी है जो इलाज यहाँ नहीं है, जिसके बारे में जान नहीं रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि रेफर कर देते हैं। रेफर कर देने के पास क्या हो जाएगा, रोगी की जीवन की रक्षा हो जाएगा। ठीक है, रोगी की नैदानिक सेवा प्रदान। देखिए, नैदानिक सेवा प्रदान क्या होता है ये समझ लीजिए, यानी डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक यानी नैदानिक रोगी सेवा, डायग्नोस्टिक मतलब होता है निदान करना। ठीक है, रोगी को नैदानिक सेवा यानी डायग्नोस्टिक मतलब होता है निदान, समय पर प्रबंधन से मृत्यु दर को न्यूनतम, यानी कहने का मतलब टाइम पे वो रोगी जो है, रोगी को रेफर कर दिए और उसका ट्रीटमेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, मृत्यु दर में न्यूनतम हो जाएगा। वैसे रेफरल के बारे में आप जान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत आपको काम आएगा। इन क्वेश्चन के अलावा आपको हम बता देते हैं आखिर रोगी को रेफर क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, इसका उद्देश्य होता है रोगी को अधिक संसाधन तथा अच्छी तकनीक वाले अस्पताल में रेफर करना है। देखिए, अब जो रोगी को हम नहीं संभाल पा रहे हैं तो जो बेस्ट अस्पताल है जहाँ अच्छी ढंग से तकनीकी उपलब्ध है, यानी हर वो चीज़ उपलब्ध है जो रोगी को इलाज कर सकता है, बचा सकता है। ठीक है, इसके उद्देश्य से हम रेफर करते हैं। अब इसमें देखिए 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। रोगी को बेहतर नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, यानी जो उसको चाहिए वो सेवा प्रदान करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, रेफर करते हैं। प्लस रोगी की आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवाएं मतलब स्पेशलिस्ट सर्विस। कहने का मतलब जो रोगी है, जो रोग है, ठीक है, माना जो रोगी है उसके हिसाब से किस तरह का चिकित्सक चाहिए, बात समझिए, उस तरह के जो जो विशेषज्ञ चिकित्सक, मतलब कोई बीमारी ऐसा हो गया है जो उस बीमारी के लिए स्पेशल चिकित्सक है, स्पेशलिस्ट है, उसके पास हम उसको रेफर करेंगे। जब उसके पास रेफर करेंगे तो वो स्पेशलिस्ट है, तुरंत उस बीमारी को क्या कर देंगे, बचा देंगे। ठीक है, यानी वो व्यक्ति जो क्या हो जाएंगे, मरने से बच जाएंगे। रोगी की प्राण की रक्षा करना, रोगी की प्राण की रक्षा करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, रेफर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जितना हम आपको बताए यह उपचार समय पे यदि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना चीज़ हम आपको बताए, यह चीज़ यदि समय पर नहीं होगा तो जटिलताओं यानी बड़ी बड़ी बीमारी को रोकथाम नहीं कर सकते हैं। बड़ा बड़ा बीमारी पकड़ लेगा, जो उसको रेफर करना चाहिए वो नहीं कर पाए तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बीमारी ऐसा हो जाएंगे कि अंत में जो बेचारा इस दुनिया से राम नाम सत्य हो जाएंगे। तो रेफर करने का उद्देश्य यही होता है, जीवन की रक्षा। ठीक है, जीवन की रक्षा मतलब उस रोगी के लिए जहाँ बेस्ट है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, रेफर कर देंगे। रोग की नैदानिकी यानी उसका निदान। ठीक है, समय प्रबंधता पर मृत्यु यानी टाइम पे यदि पहुंच गया तो वो मृत्यु से क्या हो जाएंगे,
बच जाएंगे। और स्पेशल यानी उसके स्पेशलिस्ट चिकित्सक आवश्यकता अनुसार उसके स्पेशलिस्ट चिकित्सक के पास पहुंच गया तो फिर वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, हृदय घात यानी हार्ट अटैक के रोगी को रेफर करने की आवश्यकता है। देखिए, स्नायु रोग चिकित्सक ये तो होता है न्यूरोलॉजी, इसके पास नहीं भेजना है। जिला चिकित्सक हृदय रोग चिकित्सालय के पास। देखिए, हृदय रोग यानी जो हृदय घात हुआ है, हार्ट अटैक हुआ, तो उसी के पास नहीं भेजिएगा जो उसका स्पेशलिस्ट है कि नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्न में से कौन सा एमएलसी केस की श्रेणी में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, एमएलसी केस की श्रेणी में नहीं आता। पहले इसे सुन लीजिए। पहले हमें एमएलसी के फुल फॉर्म जानना है। एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस का मतलब ये हुआ कि चोट या बीमारी आदि को परिभाषित किया गया है इसमें, ध्यान रखिएगा, जिसमें चोट या बीमारी के कारण के बारे में जिम्मेदार तय करना और कानूनी परिवर्तन एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता होना। कहने का मतलब ये हुआ एमएलसी, ध्यान दीजिएगा, ये केस क्या होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, इसमें पुलिस का इन्वॉल्व हो जाता है, पुलिस इन्वॉल्व हो गया, कोई व्यक्ति को किसी ने मारा, चोट लगा है, ठीक है, वो हॉस्पिटल में चला गया, ठीक है, अब हॉस्पिटल में चला गया, उसे चोट लगा है, तो एमएलसी के तहत मान लो वो केस कर दिया। ये केस तो करबे करेगा, क्योंकि इसमें अब कैसे मारा है, क्यों मारा है, या फिर कोई जहर खा लिया, ठीक है, अब जहर क्यों खाया है, किसने खिलाया है, इसकी वजह को ढूंढना, इसकी वजह को पता करना, ठीक है, तो एमएलसी के अंतर्गत यही आता है। बात समझ गए। अब मान लीजिए, यानी साफ शब्दों में समझिए कि यदि किसी व्यक्ति को चोट लगा, ठीक है, या कोई बीमारी है, ठीक है, या फिर उसे जहर खिला के मार दिया, ध्यान दीजिएगा, यानी जो भी प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, उस प्रॉब्लम को क्या करना, पता करना। तो एमएलसी केस में जो भी आता है वो केस उसी तरह से होता है, ठीक है, किसी को मारा गया, किसी को चोट लगा, किसी को किसी कारण बस, यानी इसमें कानून इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि कौन सा जो है नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। पहला है सर्पदंश, ठीक है, दूसरा है विषाक्तता, तीसरा है दुर्घटना, चौथा है पक्षघात। अब समझिए, अब यहाँ कहिए एमएलसी के अंतर्गत में सर्प दंश आएंगे। देखिए, बहुत सारा सर्प जो है, मान ली कि कोई व्यक्ति सांप को पोस करके रखा है, जहरीला सांप को, ठीक है, घर में आकर के छोड़ दिया, रूम में खिड़की की तरफ से गिरा दिया, छोड़ दिया, अब वो जगह डस लिया। बात समझिए, वो भी केस जाएगा तो वो एमएलसी केस के अंतर्गत में लिया जाएगा। उसको पता करना पड़ेगा कि आखिर वास्तव में मृत्यु हुआ कैसे है, ठीक है। विषाक्तता, यदि किसी को जहर देके मार दिया या किसी ने जहर खा लिया, तो ये भी एमएलसी केस के अंतर्गत आएंगे। तो उसके बारे में भी उसका काम है पता करना, जांच करना कि आखिर ये डेट कैसे किया गया। दुर्घटना, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना के कारण कुछ हुआ है, उसमें भी पता करना है। लेकिन पक्षघात यानी लकवा तो देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं, इसमें तो एमएलसी केस के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि लकवा जो है नेचुरली मतलब कब मार देता है, इसमें कोई ऐसा बुद्धि नहीं कि आपको जो है लकवा को मरवा देगा, कोई तरीका से कुछ करवा देगा, ये नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लकवा या पक्षघात जो है एमएलसी केस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। हम आपको क्लियर कट समझा दें कि एमएलसी केस के अंतर्गत क्या आता है। एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेडिको लीगल केस, यानी मेडिको लीगल केस को चोट या बीमारी आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यान रखिए, चोट या बीमारी आदि के रूप में परिभाषित है, जिसमें चोट या बीमारी के कारण के बारे में जिम्मेदार तय करने के लिए कानूनी परिवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच आवश्यक है। यानी किसने मारा, उसका कौन जिम्मेदार है, ठीक है, इसके लिए जो है कानूनी परिवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच की आवश्यकता पड़ता है। वो जांच करता है, ध्यान रखिएगा, जांच करने के बाद जो है वो क्लियर करता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन ये पक्षघात है, पक्षघात, ये पैरालिसिस, लकवा, इसमें क्या जिम्मेदार होगा, कोई जिम्मेदार है। सर्प में तो आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है डसवा दिया, ध्यान दीजिए, या खुद ही डस देता है, कभी कभी डस लेता है। सर्प के बारे में, रूम में आकर के सांप पालने वाले छोड़ दिया, वो कह दीजिएगा। विषयता कहिए किसी ने जहर उसको खिला दिया, ये कह सकते हैं। दुर्घटना, किसी ने धकेल दिया, मार दिया, गाड़ी से धक्का मार दिया, ये कह सकते हैं। लेकिन ये पक्षघात में कहाँ से होगा, लकवा में तो कहीं कुछ जुगाड़ ही नहीं है, तो ये एमएलसी केस के अंतर्गत में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। एमएलसी का फुल फॉर्म भी बताया, मेडिको लीगल केस, मेडिको लीगल केस। आगे है, आगे सवाल कहता है निम्न में से किसको तत्काल रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, 4 ऑप्शन है, जोरों में दर्द, दुर्घटना, विषाक्तता, सभी।
आप देखिए ऑप्शन से ही आपको पता चल गया होगा। जोरों में दर्द, ये तो सीधा कहता मुंह लगाइए दर्द जोर में ख़त्म कर दीजिए। जोरों में दर्द हुआ तो तत्काल इसे रेफर करने की जरूरत नहीं है, मुंह उब दीजिएगा भी तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारा घर में इलाज है कि जोरों में दर्द तत्काल आपको ठीक कर सकता है, ठीक है। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अब दुर्घटना हुआ है, विषाक्तता, तो इस कंडीशन में तो आपको रेफर करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, निम्न में से किस स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक जो है होते हैं। देखिए पीएचसी पे नहीं होता है, सीएचसी पे होता है, ध्यान रखिएगा। सीएचसी पे जो है यहाँ करा प्राथमिक स्तर पे करा था। निम्न में से किस प्राथमिक स्तर पे, ये प्राथमिक स्तर के बारे में बोला गया, ध्यान रखिएगा। तो प्राथमिक स्तर पे जो है सीएचसी, ध्यान दीजिएगा, सीएचसी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कह सकते हैं, ठीक है। पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ध्यान रखिएगा। तो विशेषज्ञ चिकित्सक जो होता है वो होता है सीएचसी पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सीएचसी पे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ट्रोमा सेंटर पर किस प्रकार के रोगी का उपचार संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ट्रोमा सेंटर पर किस प्रकार की रोगी का इलाज नहीं है। पहले ट्रोमा सेंटर पे इलाज होता है किस तरह की, ये समझ लीजिए। देखिए ट्रोमा सेंटर पे जो इलाज होता है ये समझ लीजिए, हादसों में गंभीर रूप से घायल या हेड इंजरी या फ्रैक्चर, ठीक है, जले हुए मरीज का तत्काल इलाज मुहैया कराने के लिए ट्रोमा सेंटर पर लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ, इसमें चोट किसी को लग गया, ठीक है, या हेड इंजरी किसी के सिर में जो है चोट लग गया है, ठीक है, या फ्रैक्चर हो गया है, या गंभीर रूप से वो घायल है, या जला हुआ है, ध्यान रखिएगा, हादसे में गंभीर रूप से वो घायल हो गया, या माथा में चोट लगी यानी सिर में चोट लग गया, या कोई शरीर में जगह पे फ्रैक्चर हो गया, इस तरह के रोगी को ट्रोमा सेंटर में लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रोमा सेंटर में कहता पक्षघात, क्या पैरालिसिस या लकवा, या बताइए इसमें कोई है हेड इंजरी या शरीर में कोई फ्रैक्चर, कुछ फ्रैक्चर दिखता है, ये तो अंदर से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, एक शरीर काम करना बंद कर देता है, तो ये ट्रोमा सेंटर पे लाने की जरूरत नहीं पड़ता है। बाकी फ्रैक्चर वाले को लाना पड़ता है। मस्तिष्क घात, मस्तिष्क मतलब हेड इंजरी, कभी कभी शरीर के ऊपर चोट लग जाता है तो इस कंडीशन में भी लाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोमा सेंटर में किसको नहीं लाइएगा, पक्षघात यानी पैरालिसिस वाले को नहीं लाइएगा। और ट्रोमा सेंटर में लाते किसको, ये भी आपको बता दिए हम। ट्रोमा सेंटर में वैसे व्यक्ति को लाते हैं जो हादसे में गंभीर रूप से घायल, हेड इंजरी सिर में चोट लगा, फ्रैक्चर, जले हुए मरीज का तत्काल इलाज के मुहैया कराने के लिए ही ट्रोमा सेंटर बनाया गया है और ट्रोमा सेंटर में लाया जाता है। अब ये तत्काल जो है पैरालिसिस वाला को नहीं लाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्लिनिकल स्वामित्व का आधार नहीं है, ठीक है। कौन है जो क्लिनिकल जो है स्वामित्व के, स्वामित्व के आधार पर दो तरह क्लिनिकल होता है, एक सरकारी और गैर सरकारी। तो सरकारी तो हो ही गया, ट्रस्ट भी होता है, निजी भी होता है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है। क्लिनिक स्वामित्व के आधार पर नहीं है। क्लिनिक स्वामित्व पर कोई ऐसा कौन है जो स्वामित्व के आधार, मैंने कहा कौन सा क्लिनिक है जो स्वामित्व के आधार पर नहीं है। ये सब तो स्वामित्व के आधार पर है, ट्रस्ट भी स्वामित्व के आधार पर है, निजी भी स्वामित्व के आधार पर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए 12 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं। देखिए जिसको भी समझ में आता है तो बेस्ट दे करके जाइए, और लिंक से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आपको बोल दिए हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्लास नंबर 15 में भी फ़ोन नंबर दिए हैं, व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्लास 1 में भी दिए हैं, ठीक है।